बात करके सुधारने वाला नहीं है। अभी 70 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को। तो हमको जब भी एक पब्लिक सर्वेंट कोई मिस्टेक करता हुआ दिखता है तो हमको उनके खिलाफ गंभीर वैसा फर्म ने खड़ा होके फाइट करना होगा। जी सर। फॉलोड जी टालेकर साहब, समस्या यहाँ एक है, हरियाणा के अंदर महिला पुलिस स्टेशन बना दिए गए हैं। हाँ जी। तो क्या महिला पुलिस स्टेशन नहीं, किसी महिला को बुला नॉट सकते एट हैं? ऑल। ये बहुत अच्छा क्लियर कर दिया सरोज भाई। हाँ जी, ये जरूरी था। 160 में बोला है कोई भी पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट सेक्शन। और एफआईआर होने के बाद ही बुला सकते हैं, उसके पहले नहीं बुला सकते। ठीक है सर। हेलो। ओके सर, एक भानु सर और आए हुए हैं, बहुत अच्छे, चंडीगढ़ से, बहुत पुराने हैं, अगर उनको समय मिल जाए। हेलो। हाँ संजय जी बोलिए। जैसे हम कोई पब्लिक सर्वेंट कोई डिसऑर्डरिंग ऑफ द लॉ करते हैं, तो हमें उनके खिलाफ अगर मामला दर्ज करना है तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं या कोर्ट में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन उसके पहले हमें अगर परमिशन लेना है तो जब भी हम 154(1) के तहत कंप्लेंट दर्ज करते हैं, उसी वक्त 197 का अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो अपना 90 डेज जो टाइम है वो बच सकता है ना, क्योंकि उसके बाद अगर करने जाएंगे तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके पहले कंप्लेंट दर्ज करने के पहले भी करेंगे तो ज्यादा टाइम बच सकता है अपना। तो उसके बारे में एक्सपर्ट का क्या राय है? 154 वो जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हम एफआईआर करते हैं। अगर हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम 166A के अंडर कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात, ये ताराचंद साहब ने जैसा बोला है कि कोई कागज में हेरा फेरी किया है या कोई गवर्नमेंट फंड में कुछ फ्रॉड किया है तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो जिस चीज में जरूरत है वो एफआईआर होने के बाद आप एप्लीकेशन करेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा और तब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर एक बार एफआईआर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी है वो सैंक्शन 197 का सैंक्शन लेने की। आप कंप्लेनेंट भी एप्लीकेशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। बिफोर सेंडिंग चार्जशीट टू द कोर्ट ही हैज टू ऑब्टेन परमिशन अंडर सेक्शन 197, उसका जिम्मेदारी है वो। हमको कोई, लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसा होता है सर कि हम बहुत सारे साइटेशन देते हैं कि 197 का प्रोटेक्शन उनको नहीं है, फिर भी कोर्ट उसमें टाइम लगाती है। इससे अच्छा हम सेपर साइड में पहले ही सैंक्शन लेके रखेंगे बेटा, सेपर साइड में, तो अपना फायदा हो सकता है ना। हाँ सर, मैं 1 मिनट क्लियर करना चाहूंगा यहाँ। मित्रों, मैंने आईएएस, आईपीएस और मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है। मजिस्ट्रेट वाली अभी विचाराधीन है, बाकी कोर्ट में है। मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। परमिशन की जरूरत जब पड़ती है कि राजकाज में जो सिपाही से लेकर डीजीपी तक, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, हर सरकारी पब्लिक सर्वेंट की जो भी ड्यूटी, राजकीय कर्तव्य निश्चित है, वो अगर उस अपने कर्तव्य से बाहर जाके काम करता है तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और अगर वो परमिशन जब हमें जरूरत पड़ती है, वो राजकाज कर रहा है तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने आईएएस आईपीएस की जरूरत नहीं पड़ी, ना मजिस्ट्रेट की अब तक जरूरत पड़ी कमलाकर साहब, ना मेरे से किसी ने मांगी, कोर्ट ने नहीं मांगी, आज ना पुलिस ने मांगी है। सर तालेकर साहब बात कर रहे थे पहले। लेकिन इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है कि जब मामला दर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब भी प्रोसिक्यूशन का समय आता है तो अपोजिट उनके वो जो वकील है वो स्टैंड लेते हैं कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया, जबकि परमिशन लेना अनिवार्य है। ये सब मामले निपटने के लिए बहुत मतलब उसमें आर्गुमेंट हो जाता है और उसमें ज्यादा समय निकल सकता है। संजय साहब, आपके परिवार, आपकी कंप्लेंट कैसे लिखी हुई है, उसमें कितना दम है, कोर्ट उस पर ज्यादा निर्भर करती है, ना कि सामने वाले वकील पे। जी थैंक यू। पहले के साहब। हाँ, मैं और एक पॉइंट आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ
जब हम इंफॉर्मेशन आरटीआई में मांगते हैं तो कभी कभी ऐसा जवाब मिलता है कि ये रिकॉर्ड मिसिंग है या रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर जवाब दिया रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया है तो हर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने के रूल्स है, वो रूल के मुताबिक डिस्ट्रॉय किया है तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड मुताबिक के डिस्ट्रॉय किया नहीं है और नहीं है बोलता है तो उसको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 उसमें सेक्शन 9 है, और हमको जब ऐसा सवाल जवाब मिलता है कि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो वो पीआईओ के खिलाफ ये एक्ट के अंदर आप 9 सेक्शन में 5 साल की सजा है उसको, और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और उसको टाइम लिमिट कोई भी नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता के लिए दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसी टाइप का एक्ट हमारे महाराष्ट्र का भी अलग से बनाया हुआ है, लेकिन ये सेंट्रल एक्ट है, किधर भी एप्लीकेबल, यू कैन यूज एनीवेयर इन एनी स्टेट। तो ये भी आरटीआई वालों को इम्पोर्टेंट है। अभी तारा सिंह साहब ने भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया था अच्छा, कि एफआईआर देने के बाद 14 दिन उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए परमिशन है, लेकिन वो ललिता कुमारी का जजमेंट का पॉइंट नंबर 1 है, 111 के अंदर पॉइंट नंबर 1 है, उसमें क्लियर लिखा है कि जो ऑफेंस क्लियर है कॉग्निजेबल उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट अलाउड, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट परमिसिबल। और दूसरा, कोई कंफ्यूजन है तो उसको पहले 7 दिन का था, लेकिन वही जजमेंट में 5 मार्च 2014 को ललिता कुमार में दूसरा 2 पेज का जजमेंट आया, उसमें 15 दिन का टाइम एक्सटेंड करके दिया हुआ है। तो हर चीज में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है। तो हमारा अगर किसी ने हमको मारा है और हड्डी टूट गया है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं, इमीडिएट एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड। इतना एक बात आप ख्याल करें। और ये बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है वीपी पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें लिखा है कि हर सिटीजन को उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल होना इसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्शियलिटी हो रही है, डिले हो रहा है, क्या है, तो इसके अंदर हम एप्लीकेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं। कोर्ट में 156 में जैसा हम एफआईआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, वैसा कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं चल रहा है तो कोर्ट ने उसके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मॉनिटर करना चाहिए, तो वो कारण के लिए भी हम 156(3) का यूज कर सकते हैं। 156(3) में 2-4 चीज है, एफआईआर नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहा है, और कोर्ट को मॉनिटरिंग का राइट है। ये 3 चीज में आप 156(3) का यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ, राव तदबीर जी आप कह रहे थे और किसी को बात करनी थी। हेलो 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 उनके रखते हैं आंसर योगेश। हाँ, हरि मुरलीधर बात कीजिए। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए हरि जी। हाँ जी नमस्कार। व्हेन वी राइट, मेरे सवाल ये ताराचंद जी से है कि जब हम लेटर लिखते हैं आईपीएस अधिकारी यानी एसपी लेवल, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम कमिश्नर को भी लेटर लिखते हैं, तो कमिश्नर खाली एनए करके नेसेसरी एक्शन बोल के फॉरवर्ड करता है। हाउ कैन बी रोप इन द कमिश्नर आल्सो इन सच एक्ट? तारा सिंह जी शायद नहीं है ऑनलाइन। राव तनवीर जी के पास कुछ अगर है उस पे, कमिश्नर को जब हम पत्र लिखते हैं तो खाली वो फॉरवर्ड कर देता है, जबकि ही इज नॉट अ पोस्टमैन। मैं हाँ बोलिए तलेकर साहब, आप भी बोल सकते हैं। हाँ, हम जब एसपी को लेटर लिखते हैं तो हम कमिश्नर, एसपी के बाद कमिश्नर, हाँ कमिश्नर को लेटर लिखते हैं तो नीचे वाले ऑफिसर ने काम किया नहीं है करके हम लिखते हैं। बिल्कुल। तो 154(3) में आता है वो। 154(3) में कमिश्नर के पास 2 ऑप्शन है।
हाँ अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो ही हैज टू इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ। ओके और दूसरा ऑप्शन है कि ही हैज टू अपॉइंट अनदर Correct. ऑफिसर। ये दो ऑप्शन में उसने कोई यूज किया नहीं। आपने जैसा बोला एने करके हाँ। नीचे भेजता है, तो उसके खिलाफ 166A(b) के अंडर प्रोसिक्यूट करो कमिश्नर। अच्छा बनता है, ओके उसको ओके। सैंक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं है, ओके ओके। दिस इज वायलेशन ऑफ 154(3). ओके करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। और सर आपने जैसे अभी कहा कि जैसे हमें पता है लेडीज ड्यूरिंग डे ऑल्सो नहीं बोला सकता और है। सीनियर सिटीजन नहीं बुला सकते। ये हाँ, सीनियर सिटीजन का कौन सा, सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा ये सुप्रीम कोर्ट? नहीं, अरे जी नहीं, आपका नहीं, बैकग्राउंड से बहुत नहीं, ज्यादा आवाज आ रहा है, जरा कम कीजिए। सीआरपीसी में 160 है सीआरपीसी में। ओके 160 ओके। हाँ जतिंदर जी आपको कुछ पूछना था, ऑनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर, मेरी तालिकर सर से और पनोट सर से बात करना चाहता था, जो चंडीगढ़ से हैं। सुरेंद्र पनोट जी सर कह भी रहे थे भी उनको बोलने के लिए टाइम दें, लेकिन उनको अभी तक टाइम नहीं मिला था। मेरी सर जो गुजारिश है, मैंने आरटीआई के थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से भी इंफॉर्मेशन की जो है वो मिली है, और स्टेट पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थ्रू भी जो इंफॉर्मेशन मिली थी, उनमें दोनों में डिफरेंस है। एक ने इशू की है, दूसरा के डिनाई कर रहा है भी हमने लेटर इशू नहीं की। इसके बारे में सर मैं जानना चाहता था, क्या इसके ऊपर एफआईआर हो सकती है? सेम इंफॉर्मेशन है सर। क्या मैं समझा नहीं, दोबारा बताएंगे क्या? सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नवी दिल्ली से जो इंफॉर्मेशन मिली है, वो जो पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से इंफॉर्मेशन मिली है, दोनों मैच नहीं करती। एक डिनाई कर रहा है भी हमने जो लेटर इशू नहीं की, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो पंजाब स्टेट वाले हैं, क्योंकि थ्रू एक इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं भी हमने जो लेटर ही नहीं इशू की, वो बोगस लग रही है। इसके रिगार्डिंग मैं एफआईआर दर्ज करा सकता हूं सर? नहीं जितेंद्र जी, आप, मैं समझा नहीं आपकी पूरी समस्या। मेरे निजी नंबर पे कॉल व्हाट्सएप भेजें, सारा रिकॉर्ड भेजें। क्या सेंटर जो देता है सूचना सीआईसी, वो भारत सरकार के अधीन की देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पंजाब सूचना आयोग ने राज्य की दी है, तो दोनों ऑफिस हो ही नहीं सकते एक। सर ये ऐसा ही हुआ है, एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहा है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हाँ जी। अपील फर्स्ट है, अपील में क्यों नहीं जा रहे हम? सर अपील में गया, सेकंड अपील के थ्रू मिली है सर। मैंने आरटीआई डाली थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद मैंने फर्स्ट अपील डाली, उसके बाद मैंने सेकंड अपील डाली। सेकंड अपील के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। एक इंस्टीट्यूट है वो NIOS के थ्रू काम कर रहा है। NIOS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अदारा है, और जो अपना स्कूल है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो मैंने पंजाब के DO के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से। एफआईआर तो हो सकती है अगर आप सही हो, दोनों सूचनाओं को दोनों भिन्न है, तो एक सही है उसमें, दोनों तो सही हो नहीं सकती। बिल्कुल सर, तो एफआईआर बिल्कुल हो सकती है उस पे। सर किस सेक्शन के? और वो डॉक्यूमेंट अगर इनकरेक्ट सप्लाई किया आपको, तो आईपीसी 167 में इनकरेक्ट पब्लिक सर्वेंट प्रिपेयरिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट लायबल फॉर 3 years, वो कॉग्निजेबल भी है। ओके सर, 167 का सर कौन सा सेक्शन है? 167 आईपीसी। हाँ, इंडियन पेनल कोड। हाँ जी सर, नहीं इसका कोई सब सेक्शन भी है, ABC जैसे? उसमें एक ही है, एक ही सिंगल ही है। और एक बार वो IPC 218 भी रेफर करके देखिए, बिकॉज़ दैट इज टू सेव फ्रॉम पनिशमेंट। जितेंद्र जी मेरी एक एफआईआर पड़ी है 397/2021 पुलिस स्टेशन प्रागपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।
उसमें इसी तरह शिक्षा विभाग ने 2 अलग अलग लेटर जारी किए थे, उनके खिलाफ मैंने कराई थी। या तो वो आप ले ले, ना मिला तो मेरे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दे, मैं आपको भेज दूंगा। इसमें लिखा हुआ ड्राफ्ट भी आपको सुविधा मिल जाएगी उससे। ओके सर, कमलाकर सैनी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक और यू। मेरे नंबर भानु सर से ले लीजिए सर। और सर मैं चाहूंगा भानु सर बहुत सीनियर, उनको मौका दिया जाए। मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, बनोट सर से सर यही है। सर मैंने काफी बार मनोज सर को अनम्यूट करने की कोशिश की, बट उनके एंड से वो अनम्यूट नहीं कर रहे, ताकि उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे। अगर आपकी डायरेक्ट बात होती है तो आप उनको बताइए कि अनम्यूट करने के लिए उनके मैं एंड बोल रहा हूँ से। इसमें किसी और को दे दीजिए। मेरा एक सवाल है। वो हम पे आप प्रशांत जी बोलिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने एक ऑर्डर किया है कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई कंप्लेन, एनी रिप्रेजेंटेशन है तो उसको डिस्पोज 3 महीने में करना है। तो उसके लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि चीफ सेक्रेटरी ऐसा कोई सर्कुलर निकाले। तो उसमें 2010 में एक सर्कुलर निकला था कि कोई भी एप्लीकेशन हो या रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए 3 महीने के अंदर उसको डिस्पोज करना है, लेकिन उसका कोई भी फॉलो नहीं करता है महाराष्ट्र स्टेट में। तो मैंने बहुत सारी कंप्लेंट जो भ्रष्टाचार के भर्ती घोटाले के बारे में मैंने कलेक्टर के अंडर जो कमेटी है, जिला भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो बहुत सारे सिटीजन को मालूम नहीं है, तो उनके पास में मैंने विथ प्रूफ कंप्लेंट फाइल की थी। लेकिन जो कोई कंप्लेंट ऐसी है कि उसमें डिसीजन लेने के लिए 5 या 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 3 साल तक उसको डिस्पोज नहीं किया है कंप्लेंट। तो ये इसमें कलेक्टर के खिलाफ, और मैं जो कमिटी है कलेक्टर के अंडर, उन्होंने विद इन टाइम लिमिट में हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए है उसका वायलेशन करते हुए वो डिस्पोज नहीं की, तो कलेक्टर के खिलाफ और पूरे कमेटी के खिलाफ 166A का केस लॉन्च कर सकता हूँ। देशमुख जी, वो बॉम्बे हाईकोर्ट का पार्टी नाम बता सकता है क्या? नहीं, ऑलरेडी मैंने उसको ग्रुप पर शेयर किया था, मैं कर देता हूँ वापस। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये 166A का मैं लॉन्च कर सकता हूँ क्या, ये मेरा सवाल था। यस यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर, और वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप बता सकते हो उसके अंदर। और तो ये इसमें महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्वेंट ट्रांसफर एक्ट है, उसमें 10 सेक्शन है, 10। तो इमीडिएट करने का है, 2 दिन में करने का है, 7 दिन में करने का, और 45 दिन में करने का है। 45 दिन में अगर कोई भी कंप्लेंट डिस्पोज नहीं करेगा तो 166 के अंदर आप एनसी कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। महेश जी अनम्यूट हुई है। महेश जी, किसी भी कुत्ते को जी सर, नमस्ते सर, रोटी थैंक मिलनी यू बंद हो जाए तो मतलब मेरा कैसे आवाज आ रही है करना सर? सेम इसी प्रकार हुई इन लोगों ने हमला किया। जी सर, मेरा तलेकर सर से थोड़ा गाइडेंस चाहिए था मुझे। तो सर मेरा है ना मैट्रिमोनियल रिलेटेड एक गाइडेंस चाहिए था कि इसके बारे में सवाल पूछ सकता हूँ क्या अभी इस सेशन में? हाँ, पूछो ना, बोलो। सर मेरे ऊपर है ना 498 किया गया है अभी। तो उसमें मेरे परिवार के सब लोगों के नाम उसमें ऐड किए गए हैं। अच्छा। और जब हम पुलिस स्टेशन में इसके बारे में जब हमको बुलाया गया 41 के अंडर, लेकिन हमको नोटिस नहीं दिया गया बाय हैंड, सिर्फ बुलाया गया था फोन करके कि आपको आना है ऐसा ऐसा। तो हम गए थे पर्टिकुलर स्टेशन में, तो उनको कॉपी तो मांगी 41 नोटिस की, उन्होंने कॉपी तो नहीं दी हमको। और दूसरी बात, हमने एफआईआर की कॉपी मांगी उनसे, तो वो कॉपी भी नहीं दी उन्होंने हमको। तो फिर सर इस बारे में अगर हमको एफआईआर की कॉपी मांगनी है तो उन्होंने हमको बोला था कि आपको सीधा कोर्ट से मिलेंगे, हम दे नहीं सकते। तो क्या ये सही जानकारी दे रहे सर हमको? झूठ दे या अगर हमको एफआईआर का सर, फिर अगर वो कॉपी हमको एफआईआर का कॉपी, अच्छा हेलो, एफआईआर का कॉपी, हाँ बोलिए सर। एफआईआर का कॉपी देना चाहिए। एफआईआर का कॉपी 24 आवर में इंटरनेट पे डालना चाहिए, और एफआईआर का कॉपी जो बनाया है वही पुलिस स्टेशन है, उसको तो देना ही देना चाहिए। और कोर्ट ने एप्लीकेशन किया तो कोर्ट ने भी 3 दिन के अंदर देना चाहिए, ऐसा भी साइटेशन है। तो आपको देना चाहिए, और 41A का नोटिस भी आपको देना चाहिए।
41 CRPC का नोटिस जो है तो देना ही चाहिए आपको। आवाज आ रही? म्यूट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको कोर्ट से एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, लेकिन अभी उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की। आपको तो राइटिंग में पुलिस स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर को राइटिंग में दे दो, मेरे को एफआईआर का कॉपी दे दो, और उसको ये बताओ आपको मेरे को एफआईआर का कॉपी नहीं देंगे तो मैं 166 के अंदर आपके खिलाफ भी एफआईआर कर सकता हूँ। अच्छा, और सर दूसरी चीज उन्होंने हमको ये बोली थी कि आपको कोर्ट से एफआईआर की कॉपी मिलेगी चार्जशीट दाखिल होने के बाद। तो सर अभी तक उन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, 1 महीने के ऊपर हो चुका है अभी, तो मुझे चार्जशीट का वेट करना चाहिए उससे पहले मैं एफआईआर को कॉस्ट, मतलब उससे पहले मैं, अगर मुझे लगता है कि एफआईआर ही झूठी है तो उसको पहले मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ, चैलेंज कर सकता है। और एफआईआर का कॉपी चार्जशीट आने तक रुकने की जरूरत नहीं, एफआईआर का कॉपी दूसरे दिन मिलना चाहिए, पुलिस स्टेशन में भी मिलना चाहिए, और एफआईआर का कॉपी उसी दिन कोर्ट में भेजना चाहिए, वो पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको ऐड कर दूं कि जब किसी हमारे देश में जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी कॉपी, हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। कॉपी हर एक एफआईआर जो देश में कहीं भी दर्ज हुई है 24 आवर्स में उसकी जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें अपने आप पहुंच जाती है। तो आपके खिलाफ जो भी केस लॉन्च हुआ, उसकी एफआईआर लॉन्च हुई, उसकी कॉपी कोर्ट में अगले दिन पहुंच चुकी है। सर अभी कोर्ट उसकी अगर आप सुनिए, आपके जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको उसकी कॉपी पहुंचाई जाती है। हर एक एफआईआर 5 कॉपी में दर्ज होती है। जी सर, 5 कॉपी होती है उसकी, एक थाने में रिटेन की जाती है, एक कंप्लेनेंट को दी जाती है, एक एसपी ऑफिस में होती है, एक कोर्ट जाती है और एक रिकॉर्ड में होती है। अच्छा अच्छा, यानी आपकी एफआईआर की कॉपी कंसर्न कोर्ट में है। अगर आपको उसकी कॉपी लेनी है तो अगर साधारण तौर पे आप लेंगे तो वो 7 डेज के विद इन, यानी वर्किंग 7 डेज में आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो दुगुना चार्ज देना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट डे उसकी कॉपी मिल जाएगी। 24 आवर्स में आपको अर्जेंट में उसकी कॉपी मिल जाएगी। कोई भी लॉयर जो आपके पास में है उसको एफआईआर का नंबर दीजिए कि सर ये एफआईआर मेरे अगेंस्ट दर्ज हुई है और मुझे इसकी कॉपी चाहिए। वो आपसे जो कॉपी का फॉर्म होता है उस फॉर्म को मैं सिग्नेचर करा के और आपके नाम से या थ्रू एडवोकेट वकालतनामा लगा के उसकी कॉपी आपको लेके दे सकता है। और अगर आप खुद जाना चाहें तो राज्य के पुलिस आयुक्त डीजीपी कार्यालय में भी तो पुलिस की वेबसाइट पे मिल सकती है ना ऑनलाइन एफआईआर। और 354, 376 यानी छेड़छाड़, महिलाओं के संबंधी बलात्कार या पोक्सो और राष्ट्रद्रोह, इन 4 और SC/ST एट्रोसिटीज, इन 4-5 कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। उनके अलावा टोटल एफआईआर इस देश की जो भी होती है वो नेट पे पब्लिश करना मैंडेटरी है। यानी आपकी जो एफआईआर है वो निश्चित तौर पे नेट पे इजीली अवेलेबल है। सर मेरे ऊपर उन्होंने 323, 504 और 34 ये कुछ धाराएं उन्होंने दी है, वो तो उसकी कॉपी नेट पे इजीली अवेलेबल है। जो कोई भी आपके वहां साथी जानते होंगे आप उनसे पूछ लें। CCTNS करके है, CCTNS पोर्टल है, उस पोर्टल से कंसर्न स्टेट का लिंक खुल जाएगा, उसमें आप अपनी आईडी जनरेट कर लें, आपकी एफआईआर उसमें मिल जाएगी। एडवोकेट हरमिंदर सिंह जी पूछिए। तो मेरी एक क्वेरी है, जो अपना प्राइवेट फर्म है जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो प्राइवेट हो चुका है, उसमें अगर कोई ऑफिसर नोटिफिकेशन मानने से मना करता तो किस में हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं एफआईआर उसके अगेंस्ट? तो ताराचंद जी एग्जिट हो गए शायद। तड़ेकर आप जवाब दे सकते हैं। तड़ेकर जी नहीं, ये एसपी के पूरे जिला पुलिस के डीएसपी है 3-4। काशीनाथ जी एक मिनट बात करता हूँ मैं आपके साथ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहे हैं ना, जरा रिपीट करेंगे प्लीज। हरविंदर जी बोलिए। हाँ जी, मेरी क्वेरी ये है भाई साहब, स्टेट जैसे दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है बहुत प्राइवेटाइज हो चुकी है, रिलायंस और टाटा उन्होंने ले लिया है। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन इशू होती है भी किसी को कनेक्शन हमने इशू करना है और वो नोटिफिकेशन वो मानने से मना कर रहे हैं, तो क्या हम उस ऑफिसर के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं तो किस सेक्शन में कर सकते हैं? अगर वो नोटिफिकेशन जो है वो अगर
कानून नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर कानून में बन चुका है, गजट में छप चुका है, गजट में छप चुका है। नहीं, कानून का पोजीशन अलग है। कानून रूल एक्ट और रूल्स पोजीशन अलग है। वो संसद में उसमें सब एक करके उसको सैंक्शन करना पड़ता है। खाली नोटिफिकेशन वो हो चुका है 20 अपना जो 31 अक्टूबर 31 दिसंबर 2020 को हो चुका है वो। अच्छा, गैजेट में आया हुआ है क्या? हाँ, आ चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है। अच्छा, उसमें हर स्टेट का एक अपना कानून है। हमारा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस का है, उसमें लिखा है कि लीगल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर हैज टू बी ओबेड। अगर नहीं किया तो वो एक्ट में 3 महीने का सजा है। अपना इधर कुछ है क्या, देखो उनके बारे में। अगर नहीं है तो 166 में ट्राई करो, हो जाएगा। 166 में ही ना? हाँ, आईपीसी। हाँ ठीक है, वही मैं सोचा। ठीक है, थैंक यू। अगर नोटिफिकेशन को एक्ट का ये है स्टेटस है तो हाँ, गजट में छप चुका है भाई साहब, वो गजट में आ चुका है। तो हो जाएगा 166 में। अनिल वर्मा जी। साहब धन्यवाद, बहुत देर से वेट कर रहा था। सभी को साथियों को नमस्कार। एक पंजाब का केस आया है जो हॉस्पिटल का मामला है, 4 दिन से मैं हैंडल कर रहा हूँ। वहाँ का इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह जो है अभी तक केस फाइल नहीं कर रहे। मरीज हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरेज निकाल के लेके गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने को, लेकिन एफआईआर करने में अभी भी उनको आजकल ऐसा मरीज को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल से निकल के पुलिस स्टेशन में आइए तो ही हम एफआईआर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो क्या उनको 0 एफआईआर करवा के पुलिस वाले को भेजा जाए, या फिर ये जैसे 166A के तहत उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए, एफआईआर किया जाए? ये मेडिकल मामला पंजाब का है, पंजाब के रूपनगर पुलिस स्टेशन का, मोरिंडा का है ये। उनसे बात भी हो गई मिस्टर गुरप्रीत सिंह से, उनका मोबाइल नंबर भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने एफआईआर नहीं लिया, और पेशेंट अभी भी 3 दिन से हॉस्पिटल में ही है। इसमें एक चीज है कि हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करना है तो 15 दिन का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अलाउड है। अगर 15 दिन की इंक्वायरी करके नहीं किया तो आपको उसने डिटेल इंक्वायरी का डिटेल आपको इन्फॉर्म करना है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई कंटेंट्स है तो आप खुद राइटिंग में एफआईआर दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में। उन्होंने नहीं लिया तो उसका एसपी या कमिश्नर है उधर, तो कमिश्नर को दे सकते हैं। फिर भी नहीं लिया तो आप प्राइवेट केस रजिस्टर कर सकते कोर्ट में। और पेशेंट का सब पूरा केस पेपर मिलने का पेशेंट को राइट है, ये भी ध्यान रखो। आप हॉस्पिटल को एप्लीकेशन करके पूरा पेपर अपने कब्जे में ले लो, बाद में वो उधर उसमें चेंजेस करते हैं डॉक्टर लोग कुछ। दो 2000 का मेडिकल इथिक्स रूल्स है, 2000 का ऑल इंडिया इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। ओके, सुभाष जी आपको कुछ कहना है? आपने हाथ ऊंचा किया है। हेलो सुभाष जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ताराचंद से एक बात करना चाहता था। ताराचंद जी नहीं है? नहीं है अभी। उन्होंने वो 219 को स्टडी करने के लिए बोला था आईपीसी लास्ट हमारा वेबिनार में, तो उसके बारे में कुछ वो ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट था उनको। ठीक है, ठीक है, अभी आएंगे तो जरूर फिर से आप पूछ लीजिए। ओके, और किसने हाथ ऊंचा किया था? महेश जी आपने कुछ कहा था? सर सुरेंद्र बानोट जी ने अनम्यूट किया, उनको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शायद वो ऑनलाइन नहीं है। बानोट जी कहिए, आपके माइक से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, यस, दिस थिंग डिस्कनेक्टेड। चलो ठीक है, बोलिए महेश जी, आप कह रहे थे कुछ।
हाँ नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था कि अभी तालेकर सर से थोड़ा गाइडेंस चाहिए था कि अभी एफआईआर तो उन्होंने कॉपी तो नहीं दी अपने को, और अभी कोर्ट में भी नहीं उन्होंने चार्जशीट दाखिल की थी। उसके पहले ही अगर मुझे लगता है कि एफआईआर गलत लॉन्च हुई है तो उसको कैंसिल करवाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ये मार्गदर्शन चाहिए था तालेकर सर से। एक बार दोबारा बताना। जी सर। अभी सुनिए वो जो जी सर। प्रोसीडिंग है वो कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट में 482 में एप्लीकेशन कर सकता है, रिट पिटिशन कर सकता है, और कोर्ट में भी डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। नहीं सर, अभी कोर्ट में गया नहीं है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, उसके पहले कर सकते हैं। उसके पहले अगर एफआईआर मिलने के बाद आप हाई कोर्ट में डाल सकते हैं रिट के प्रोसीडिंग या एफआईआर स्क्वैश करने के लिए रिट डाल सकते हैं 482। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार यहाँ कहना चाहूंगा, आप पूर्ण श्योर हैं कि गलत झूठी एफआईआर दर्ज हुई है आपके विरुद्ध? जी सर, मैं पूरा श्योर हूँ सर। श्योर है तो 173(8) सीआरपीसी में पुलिस अधीक्षक को एक दरखास्त लगाइए, दोबारा जांच करें। जी सर, जी सर। मई महीने में 498A के बारे में बहुत सारे 8-10 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं, और वो सब हस्बैंड या उनके पेरेंट्स के बाजू में फेवर में है। तो ये हस्बैंड छोड़ के बाकी रिलेटिव को आप उसको अक्यूज इन्वॉल्व करना ये गलत है, ऐसा बोला है उसमें। लेकिन सर फिर भी तो ये कानून का गलत यूज कर रहे हैं सर, इसके लिए कोई रूल लॉ नहीं है, ये भी गलत कानून का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोगों को फाइट करना चाहिए वो सिस्टम के खिलाफ। जी सर। मुझे 1 मिनट चाहिए आपसे। सर जी मुझे 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ राहुल सर बोलिए। एक 166A में बड़ी सुंदर एफआईआर दर्ज हुई राजस्थान के अंदर, और बहुत ही कम पढ़े लिखे लड़के ने दर्ज कराई। ये राजस्थान का जिला है पाली, जिसमें 166A में जिस पे आज हमारा वेबिनार है उसमें दर्ज करवाई उन्होंने। एफआईआर नंबर है 393/2021-22, और सेक्शन है 166A, खाली 166A। इसमें अक्यूज कौन है? पुलिस अधीक्षक, 3 सीओ, 2 एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल यानी पूरी टीम। उन्होंने गलत अनुसंधान किया था, तो उस लड़के ने इतनी मेहनत करके ये दर्ज कराई है, और ये राजस्थान में 166A में तहलका मचा रही है। ये एफआईआर मैंने तालेकर साहब और बोरा साहब को शेयर की है। मेरे से आज स्क्रीनशॉट पे पता नहीं क्या गड़बड़ है, दिखाई नहीं जा रही। अगर आप दिखा सकते हो तो अच्छा, वरना ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी 166 में जो ए में मुकदमा दर्ज करा सके। ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है जी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। ये अक्यूज जो अगर एसपी है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके हायर रैंक का चाहिए। तो अब आगे होगी ना सर? हाँ जी। अपना मामला था 166A में एफआईआर दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन तो होता रहेगा। एफआईआर दर्ज हो गई है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर वो एसपी के ऊपर का रैंक वाला चाहिए। ऐसा एप्लीकेशन सेक्रेटरी को कीजिए सर। हाँ, हर रोज मेल कीजिए जब तक आपको आंसर नहीं मिलता है सर। और दूसरा, वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर इन्वेस्टिगेशन या सीआईडी, आपके यहाँ सीआईडी होगा तो सीआईडी के ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवाओ, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में कोई आए हो उसके एसपी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। सीधा लिखो उसमें। सर जी मेरा निवेदन ये था, वो तो चली पोस्टिंग कि 166A, खाली 166A में कोर्ट से एफआईआर हुई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक है, डीवाईएसपी 2 और एसएचओ वगैरह है, अनुसंधान अधिकारी है। केवल एक सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है। मेरा निवेदन ये था, वो एफआईआर शेयर की है मैंने। बाकी इन्वेस्टिगेशन पे तो हम लग रहे हैं, कोशिश जारी हमारी। ओके। ये सबका मनोबल बढ़ाने के लिए किए 2 एफआईआर मैंने शेयर की। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। 166A में है एक एफआईआर, तो दूसरी 393 में 166, 166A, 167, 217 में है सर। जी।
ये शेयर कर दीजिए ग्रुप में ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। अरुण जी, आपको कुछ पूछना तो पूछिए या फिर हम लोग कंक्लूड कर देते। नहीं, वो मैं इसलिए फोन किया था, ताराचंद जी कुछ 219 के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहते, वो डालने चल वाले रहे थे। वो नहीं है अभी, नहीं है ना? ठीक है, नहीं, कंक्लूड कीजिए। नहीं है। गौरंग भाई प्लीज कंक्लूड। हाँ। थैंक यू एवरीवन। सभी लोग ने आज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हमारे सरदार ताराचंद जी, जहांगीर राव, धनवीर सिंह जी, के विजय राव जी और